दिक्कत इसमें नहीं। No, sir. यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या दी है, लोकसभा जब सेशन में नहीं था तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस ला दिया उस मैटर पे जो बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं था। ठीक, अब एक एनजीओ है जो ये कह रही है बेसिकली कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है अथॉरिटी के बाहर का, ये सही नहीं है। अब बताओ एनजीओ जो है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी? सर सक्सीड होगी। तो क्या होगा इसका आंसर? सर तो उसको तो लॉ मतलब लोकसभा से चाहिए रहता है ना, मतलब हाउसेस से परमिशन चाहिए रहती है प्रेसिडेंट को भी लॉ लाने के लिए। हाउसेस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, ठीक। अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का प्रेसिडेंट इस्तेमाल तब कर सकता है जब दोनों हाउस सेशन में ना। क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, क्या सेशन में नहीं है? लोकसभा, मतलब राज्यसभा तो होगी शायद, है ना? हाँ। तो आंसर अब बताओ क्या होगा इसका, ऑप्शन देख के। सर डी। वेरी गुड, क्या आंसर होगा? डी। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पढ़ो, लीगल प्रिंसिपल क्या है? State shall not make any law which takes away the right conferred by Part 3. Now, what is Part 3? Tell me. सर हमारे फंडामेंटल राइट्स। राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन। Very good. And if such a law is made, it shall be void to the extent to which it curtails any right. यहाँ पे प्रिंसिपल ये कह रहा है कि कल को अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कंट्रोवर्सी हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, तो क्या प्रीवेल करता है हमेशा? फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट प्रीवेल करता है। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट था, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब मिस्टर गौतम जो है वो चाहता है कि इस अमेंडमेंट को चैलेंज करे, क्योंकि प्रॉपर्टी देना हमारा अधिकार है। अब बताओ सक्सीड होगा कि नहीं होगा? सर फेल होगा। क्यों? क्यों? सर क्योंकि अब वो लीगल राइट बन चुका है, पहले वो जो था वो हमारा फंडामेंटल राइट था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर विल बी डी, राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट कन्फर्ड बाय पार्ट 3। हमको मिला ही नहीं था पार्ट 3, तो जब मिला ही नहीं था तो हम उसका कैसे अगेंस्ट बात कर सकते हैं? सही बात है, गलत बात है? यस सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल आप पढ़ के देखो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेसिडेंट जब कोई काम करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये ठीक बात है? यस सर। अच्छा, अब सिचुएशन क्या दी हुई है, 1996 में जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है सरकार बनाने के लिए क्लेम कर रही थी प्रेसिडेंट के पास जाके। ठीक, प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक पार्टी को प्रेसिडेंट को बुलाना था, तो अब बताओ वो सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बता पंकज, बन पाएगी कि नहीं देश में सरकार? बन सकती है सर, जो कैसे? मतलब सबसे जो लार्जेस्ट वोट लिया या जो लार्जेस्ट पार्टी ने मतलब है उसको सबसे पहले इनवाइट करता है गवर्नमेंट, सॉरी प्रेसिडेंट या तो गवर्नर। बीजेपी को मिल रहा है मान लो 35% शेयर, कांग्रेस को मिल रहा है 25% शेयर, 35-25 कितना हुआ, 60 है ना? और कोई बीएसपी को मिल रहा है 20%, और सपा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है 20%, तो क्लियर मेजोरिटी तो किसी की नहीं है ना? तो इसमें ये रूल होता है कि जो पार्टी मेजोरिटी लाई है वो अगर जाए प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अग्री करे तो सरकार बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बाउंड टू इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आप बताओ दिक्कत? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? An agreement enforced by law is a contract. चलो फैक्चुअल सिचुएशन पढ़ के देखो क्या लिखी है।
बोलो क्या होगा, पहले बताओ सक्सीड होगा कि फेल होगा। सर फेल होगा। अब फेल दो ऑप्शन है, उसमें बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बी। बी। होना चाहिए बी। कोई समस्या। नो सर। नो सर। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। हर कॉन्ट्रैक्ट, हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें फ्री कंसेंट प्रेजेंट है, पार्टीज कंपीटेंट है, लॉफुल अग्रीमेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, सब कुछ। अब इसको पढ़ के बता दो केस क्या है। एक बार बताओ सक्सीड होगा कि फेल होगा। समझाऊं क्या सिचुएशन। जी सर। ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचना चाह रहा था, ठीक है, पर बी को ये बात पता नहीं थी। पहले इतनी बात सुनना, बी इस प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्टेड था, तो उसने क्या है ए को धमकाया कि मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा अगर तुमने मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेची तो। ठीक, इतनी कहानी समझ आई। यस सर। अब आगे क्या हुआ, जो प्राइस तय हुआ था वो एक ए की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। अग्रीमेंट वग्रीमेंट साइन हो गया, बाद में बी को पता लगा कि ए भी उस टाइम बेचने को तैयार था और कम रेट में बेचने को तैयार था, तो अब वो सेल डीड नहीं बनाना चाहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। तो अब आप बताओ ए उस पर केस कर सकता है कि नहीं कर सकता। ए सर कर सकता है। कर सकता है, दबाव में क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन अब वो तैयार है तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हैं। सकता है। क्लियर है बात। चलो पढ़ो क्या लिखा नेक्स्ट केस। एक पर्सन अक्सर अनसाउंड माइंड का रहता है, अभी साउंड माइंड का है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा। ये सर पढ़े। बनेगा। हाँ। हाँ। अच्छा सिचुएशन देखो क्या सिचुएशन। मिस्टर जमाल is a patient in a lunatic asylum who experiences intervals of a sound mind, मतलब कभी कभी ठीक रहता है। Jamal entered into contract during such intervals of sound mind. On having suffered losses, he challenges the validity of contract on ground that he not only was mentally unsound but also lived in lunatic asylum. अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइडेबल है कि कुछ और। बोलो, और अपने को किस लाइन पे फोकस करना है यहाँ पे, ये भी बोलो। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। सर आ गया। जमाल जो है वो थोड़ा सा पगला है, कभी कभी ठीक होता है, तो अभी पागल खाने में ही है। ठीक हो गया था तो उसे अपन कॉन्ट्रैक्ट बना दिए थे, बाद में नुकसान हो रहा है तो खुद बोल रहा है अरे मैं तो पागल था, मेरे साथ ऐसे कैसे बना दिए। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा कि रहेगा। सर वैलिड रहेगा बिकॉज उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड नहीं था, मतलब साउंड माइंड का था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी के ऊपर आएगा, समझ गए कि इसको प्रूफ करना पड़ेगा अगर कल को करना पड़ा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल पढ़ो। साउंड माइंड। सिचुएशन देख लो, क्वेश्चन समझ गए। एक पर्सन अक्सर साउंड माइंड का रहता है, कभी कभी अनसाउंड माइंड का रहता है, जब वो अनसाउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अब पढ़ो क्वेश्चन। यस सर। बताओ क्वेश्चन समझाऊं क्या, नहीं सर हो गया। क्या आंसर होगा। सर
कि मतलब मिस्टर अनिमेश जो है वो सक्सीड हो जाएगा बिकॉज उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड था। वेरी गुड। तो आंसर विल बी बी और डी? बी। B. बताइए। अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट कर सकता है। ये आपको मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं सर, बच्चा हुआ ये टॉपिक। कल सुबह कर देते हैं, है ना? जी सर। तो सुन लो यहाँ पे, इसका मैं मतलब आपको सिखा दे रहा हूँ। अभी तो अपन अभी भी कर सकते, दिक्कत क्या? कोअर्जन बताया हूँ क्या? हाँ No, सर, sir. कोअर्जन पढ़े हैं। कोअर्जन बताया। चलो अनड्यू इन्फ्लुएंस सीखो अच्छे से क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 में आता है। फर्स्ट थिंग, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेंटल या मॉरल प्रेशर डालना। मेंटल मतलब होता है दिमागी रूप से, मॉरल मतलब होता है सामाजिक रूप से। ठीक है, इसका मतलब होता है when one person is able to dominate the will of other, जब एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट कर सकता है एंड ही ऑब्लिक शी टेक्स अनफेयर एडवांटेज ऑफ इट, और वो इस चीज का क्या उठा देते हैं? अनफेयर एडवांटेज उठा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक बार म्यूट कर दो अपने आप को जो बैकग्राउंड में आ रहा है। जब एक इंसान दूसरे इंसान के विल को डोमिनेट कर सके और उसका वो गलत फायदा उठा दे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। हमेशा याद रखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है। ठीक है, जब तक रिलेशनशिप में नहीं हुआ जाता या कोई इंसान रिलेशनशिप में नहीं होता, फायदा नहीं उठा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं मैं एक पर्सन हूं और अजय नाम का एक पर्सन है। मैं आज तक अजय से कभी मिला नहीं, तो क्या मैं अजय का फायदा उठा सकता हूँ? हाँ या ना बोलो। मैं आज तक कभी अजय से नहीं मिला था, तो क्या मैं अजय का फायदा उठा सकता हूँ? नहीं। नहीं उठा सकता। अब सपोज करो अजय एक मेरा पुराना स्टूडेंट रहा है और मैं एक स्पिरिचुअल गुरु हूं, बाबा हूं, क्या मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ? स्टूडेंट हाँ। गलत होगा, फॉलोअर देखते हैं ना अपन। फायदा हाँ। उठा सकता हूँ क्या? बोलूंगा चल बेटा 1 हाँ। करोड़ जमा कर दे, तेरा 100 करोड़ होने वाला, देके जाएगा भाई, क्यों नहीं देगा? सही बात है, गलत बात है? तो सही बात रिलेशनशिप है। में होना जरूरी है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। रिलेशंस कैसे होते हैं आप सीखिए यहाँ पे। या तो रिलेशन होगा अपेरेंट अथॉरिटी रिलेशन। अपेरेंट अथॉरिटी रिलेशन का मतलब होता है जहां क्लियरली दिख रहा है कि एक पर्सन अथॉरिटी के रिलेशनशिप में है, या एक पर्सन अथॉरिटी में है और दूसरा जो है उसके नीचे सबड्यू है। फॉर एग्जांपल पुलिस और कन्विक्ट, तो कौन है यहाँ पे अथॉरिटी? पुलिस। पुलिस वाला। आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर। बोलो, इनकम टैक्स समझ रहे हो बात को? डिपार्टमेंट। प्रिंसिपल और टेम्परेरी टीचर, प्रिंसिपल। तो कौन किसका फायदा उठा सकता है? पुलिस वाले उठा सकते हैं कि नहीं फायदा? हाँ। डिपार्टमेंट वाले उठा सकते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद इसमें आता है फ्यूडिशियरी रिलेशन। फ्यूडिशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास का रिश्ता। आप किस पे विश्वास करते हो? बोलो, डॉक्टर पे करते हो? हाँ। टीचर पे करते हो? हाँ। पेरेंट्स पे करते हो? हाँ। और कौन आ सकता है? कौन किसका फायदा उठा सकता है? डॉक्टर पेशेंट का फायदा उठा सकता है कि नहीं? भाई आएगा दवा देने, बोल देगा जा तेरे को कैंसर है, जाके तो ये दुनिया भर के टेस्ट करवा दे, हो गया लाखों का एक्सपेंडिचर। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता, ये बताओ। हाँ।
टीचर स्टूडेंट, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो बुद्धू बना देते हैं यार। एक फॉर्म जो है जिसकी फीस 500 है उसका 5000 दे देते हैं बच्चों से, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। हाँ। पेरेंट चाइल्ड, यहाँ तो ये उल्टा होता है यार, चाइल्ड बुद्धू बना देते पेरेंट्स को। खैर ठीक है ना। लॉयर क्लाइंट, भाई आपका लॉयर जो है वो आपको घुमाता रहेगा, आपका केस खींचता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है गलत बात है? तो दो रिलेशन आए। इसके बाद इसमें आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलेशन। क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलेशन। तो इसमें आता है एक तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली वीक। रिच और पुअर, तो कौन किसका फायदा उठा सकता है? रिच पुअर का। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली वीक। कौन किसका उठा सकता है? मेंटली स्ट्रॉन्ग। लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट। किसका? इलिटरेट। इतना क्लियर है कि नहीं है? अगर आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो इसका लीगल इफेक्ट ये आता है कि आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब कहीं ना कहीं माना जाता है कि आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर था जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था दबाव में आके बाबा के। अच्छा, ये फिड्यूशियरी में हम ये भी देंगे ना, गुरु और फॉलोअर, है ना। तो इसमें भाई आप कल को बोल सकते हो कि हम पे दबाव डाल के हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो कोर्ट आपको ऑप्शन देगा, इधर यू कैन मेक इट वैलिड और यू कैन मेक इट वॉइड। कोई दिक्कत? लीगल इफेक्ट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आया सर। आ गया। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें माना जाता है अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें माना जाता है अंडर इन्फ्लुएंस डज नॉट एग्जिस्ट। पहला हस्बैंड वाइफ, इक्वालिटी का रिलेशन है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है। तो इनमें अंडर इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता एक्सेप्ट वेयर वाइफ इज पर्दा नशीन। पर्दा नशीन मीन्स घूंघट में है या बुरखे में है, तो जब पति के दबाव में है, ये माना जाता है, इसको अंडर इन्फ्लुएंस मानेंगे। ठीक है। हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है जब तक वाइफ पर्दा नशीन ना हो। दूसरा, डेटर क्रेडिटर, भाई बैंक से उधार दिया तो मेरा फायदा उठा देगा क्या बैंक? विथ इंटरेस्ट चुका दूंगा ना पैसा। लैंडलॉर्ड टेनेंट, मकान मालिक किराएदार, भाई किराया पे करे, दबेंगे थोड़ी ना, हमारा थोड़ी ना फायदा उठा देगा। तो तीन लोगों में नहीं होता। बोलो कितना समझ आया? यस सर। आया सर। अब ये केस पढ़ के देखो क्या बोल रहा है केस। मिस्टर अश्वनी ने क्या किया है, अपना मनी, अपना पैसा अपने बेटे भुवन को दे दिया जब वो माइनर था। ठीक है। अपॉन कमिंग ऑफ एज obtains by misuse of parental influence a bond from Bhuvan for greater amount than sum due in respect of advance. क्या क्वेश्चन है? Mr. Ashwani having advance money to his son Bhuvan during his minority, upon Bhuvan's coming of age obtained by use of parental influence a bond from Bhuvan for a greater amount than the sum due in respect। अच्छा, बाप बेटे को बुद्धू बना रहे हैं। जब बच्चा छोटा था तो उधारी दे दिया, बच्चा बड़ा हो गया तो बॉन्ड साइन करवा दिया कि मेरा ज्यादा पैसा बनता है। तो अब बताओ, पिताजी ने यहाँ पर अंडर इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया? सर किया है। क्या आंसर होगा इसका? ABCD में क्या होगा? सर भाई फादर ने अपने बेटे को ही बुद्धू बनाया ना, अंडर इन्फ्लुएंस का यूज किया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आया कि नहीं आया? कितना क्लियर है? यस सर। क्लियर। अच्छा, ये वाला ना कल के बाद बनेगा। कल वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बता दूंगा तो ये आपको बन जाएगा अच्छे से। ये भी आपसे कल बनेगा, ये अभी बनेगा। पढ़ो क्या लिखा है। अग्रीमेंट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। सही बात है गलत बात है? अगर कोई एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। ठीक है।
अब मिस्टर थॉमसन ने क्या प्रॉमिस किया मिस्टर जॉनसन को कि Mr. Thomas promises Mr. Johnson to drop a prosecution which he has instituted against Mr. Johnson for robbery, and Mr. Johnson promises to restore the value of things taken. मिस्टर थॉमस ने जॉनसन को बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा, तुमने जो चुराया था मेरे को वापस कर दो। तो आप बताओ ये सही है कि गलत है? बोलो बोलो, केस समझ आया कि नहीं है? हाँ। मैक्स को बोल रहा हूँ कि भाई मैं तेरे ऊपर चोरी का केस नहीं डालूंगा, जो केस है वो ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरा सामान वापस कर दे। तो ये अग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? बोल लो। सही है। क्राइम मतलब क्राइम होता है, सजा होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, वरना उसके क्राइम को बढ़ावा मिलता है। अभी एक सीरीज है ये स्कैम करके, हर्षद मेहता की, ये इसी पे बनी है, ये केस पे बनी है। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ दे दिया था बिना कुछ डॉक्यूमेंटेशन के, और बाद में वापस भी कर दिया। तो ऐसे तो कुछ गलत दिख ही नहीं रहा है। और क्राइम इज क्राइम, आज 500 करोड़ दे दिया, कल को 5000 देके भाग जाता, क्या कर देते? समझ रहे हो? नेक्स्ट केस पढ़ो, क्या है? A stranger to a contract cannot sue For the privity of contract. हाँ, ए को पैसा वापस करना था बी को, उसने अपनी प्रॉपर्टी सी को बेची, ठीक है। सी जो है उसने बोला कि वो बी की डेप्थ पे कर देगा, पर सी पे नहीं कर पाया। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? क्या बी सी के ऊपर केस कर सकता है, हाँ या ना? ए को पैसे देने थे बी को, ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी को बेची, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच में, और दूसरा ए और सी के बीच में। सी ने बोला कि मैं तेरा डेप्थ पे कर दूंगा, पर सी फेल हो गया, नहीं कर पाया। तो क्या ये जो बी है ये अपने पैसों के लिए सी पर केस कर सकता है? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर, बिकॉज उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, बी और सी के बीच में। कहाँ कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉमिस था। कोई प्रॉमिस भी नहीं है। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए और सी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। सी ने एक बात बोली है कि मैं बी की डेप्थ पे कर दूंगा। बी को ये जानता तक नहीं है बी कौन है, हु इज बी, डोंट नो। तो यहाँ पर क्योंकि इनके बीच, बी और सी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो बी के कोई अधिकार नहीं है सी के ऊपर केस करने का। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? या आखिरी है, खत्म हो गया? All illegal agreement are void, but all void agreement are not necessary illegal. हर इलीगल एग्रीमेंट void है, पर हर void एग्रीमेंट इलीगल नहीं है। नहीं। अब बताओ, समझ आया कि नहीं आया? सर ए हाँ। पैसा रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट जो था वो इलीगल है। हाँ। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मनी बोरो किया है, सही बात है? एक तो अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ वैलिड है, कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ, ए ने बोरो किया ना, तो चलो ठीक है ना, यहाँ पे बी दिखते हैं, यहाँ पे ए दिखते हैं, ताकि हमको सीरीज बनाने में आसानी हो। बी ने ए को लोन दिया है, ठीक है, ये बात हो गई। अब ए ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ कि जाओ किसी को मार दो। तो इनका जो अग्रीमेंट है ये इलीगल है, सही बात है।
तो ए और सी कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ए और सी कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे। क्या बी लीगली पैसा रिकवर कर पाएगा? क्या बी लीगली पैसा रिकवर कर पाएगा? नो सर। तो इनका ट्रांजैक्शन अगर इलीगल है तो ए और बी का ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइट वॉइड। अब आपको एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। इसे बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलते हैं? कोलैटरल इसका मतलब होता है अफेक्टिंग ईच अदर। अब यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहा हूं, ट्रांजैक्शन। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जो एक दूसरे पे इफेक्ट डालता है। 3 एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक, मैंने, ए ने बी को लोन दिया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है ये बताओ? सर वैलिड है। बी ने इससे सी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? तो सी के साथ बिजनेस कब स्टार्ट हो पाया? जब ए से पैसे मिले तभी हो पाया ना। तो दोनों ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं, ये कोलैटरल है। क्या है? कोलैटरल। तो इससे याद रखना, वैलिड के साथ जो जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन होता है वो भी क्या होता है? हमेशा वैलिड। वैलिड। चलो दूसरा एग्जांपल लो। ए ने बी के साथ, ए ने बी को लोन दिया, ठीक है। बी ने इसके साथ सी के साथ बिजनेस चालू किया। तो अभी तक बताओ कहानी में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। अब बी और सी का बिजनेस डूब गया तो इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह गया कि वॉइड हो गया? सर वॉइड हो गया। वॉइड हो गया। क्या ए को उसके पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। सर बिल्कुल मिलेंगे। भाई तुम्हारा बिजनेस डूबे, प्रॉफिट कमाए, हमको क्या? हमारा पैसा हमको वापस चाहिए। मिलना चाहिए। बोलो ये बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? सर आ गई। आ गई। तो यहाँ पे अपन इफेक्ट दिखते जाते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजैक्शन, टी माने ट्रांजैक्शन, सीटी माने कोलैटरल ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत? तो अगर ट्रांजैक्शन वैलिड है तो उसका कोलैटरल भी क्या होगा? वैलिड। अगर ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया तो उसको कोलैटरल तब भी क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ये वैलिड है ना भाई, अपना पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं समझ आया तो। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे दिए हैं और इन पैसों के साथ मैं पंकज के साथ एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक। अब हमारा बिजनेस डूब गया तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और पंकज का क्या हो गया? वॉइड हो गया। सही बात है? क्या एसबीआई अपना पैसा भूल जाएगा? नहीं। नो सर। वो लीगली रिकवर करेगा ही करेगा। बोलो कितना क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये दो इफेक्ट समझ आ गया। वैलिड के साथ कोलैटरल वैलिड होता है, वॉइड के साथ कोलैटरल वैलिड होता है। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं। तीसरा सुनो अब बात। मैंने कुछ पैसे पंकज को उधार में दिए, पंकज मेरे पास उधार मांगने आया था। पंकज इन पैसों के साथ क्या करता है? अमित नाम के एक पर्सन के साथ ड्रग पेडलिंग का काम करता है, ड्रग्स बेचने का। दिल पे मत ले लेना पंकज, नहीं सर। ड्रग पेडलिंग का काम करता है। तो ये जो है लीगल वर्क कर रहा है, इलीगल वर्क कर रहा है? इलीगल। तो ये दोनों जो है, पंकज और अमित को कायदे से कहाँ जाना चाहिए? जेल। हाँ। अब मैं क्या लीगली पंकज से पैसे रिकवर करने की हालत में हूँ? नो सर। कोर्ट में जाके क्या बोलूंगा? मेरे पैसे से ड्रग सेलिंग हो रही थी। भगा देगा कोर्ट, मेरे को भी जेल में डाल देगा, तू भी इनके साथ इन्वॉल्व है। तो माना जाएगा कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है उसको कनेक्ट करके, टेंटेड मतलब होता है कनेक्ट, कनेक्ट करके देखा जाएगा इलीगैलिटी से। किसे कनेक्ट करके देखा जाएगा? इलीगैलिटी। और मेरा ट्रांजैक्शन वॉइड होगा, मतलब मैं पंकज से पैसे रिकवर नहीं कर सकता, डूब गए मेरे पैसे। तो यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन ध्यान रखना इलीगल है तो उसका कोलैटरल ट्रांजैक्शन वॉइड होता है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बात बोल रहा है। ए ने क्या किया? बोरो किया मनी 1000 बी से ताकि वो बंदूक खरीद सके और सी को गोली मार सके, ठीक। अब वो बी को पैसा रीपे नहीं कर पाया,
क्या बी अपना पैसा रिकवर कर पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अब इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? void. क्लियर हुई मेरी बात? Yes, sir. यहाँ पे सारे आपके लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है सारे खत्म हो गए। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इसको बना के? Yes, sir. जी सर। है ना? अब आपको मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस अभी बता दिया हूँ। कल हम लोग जब मिलेंगे सुबह 9:05 को, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉड क्या होता है, धोखाधड़ी कैसे करते हैं। ठीक है, ये कल Yes, sir. बताऊँ। चलो बाय। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you.